नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम कामना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो इतिहास का आज नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, महाजनपद काल। तो ये जो हमारी वैदिक सभ्यता के बाद का काल है, 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300-400 ईसा पूर्व तक का, इस काल को हम क्या कहते हैं, महाजनपद काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि वैदिक सभ्यता में हमारे जो जन समूह थे, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया था वो कहां से, ग्रामीण से शुरू करते करते वो जन, एक उन्होंने जो उनका इलाका था जहां पर वो रहते थे उसको जन कहा जाता था, तो उसको बाद में क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। यानी भूमि का एक ऐसा भाग जहां पर कुछ लोग रहा करते थे। उन्हीं जनपदों को मिलाकर, उन्हीं जनपदों का आगे विलय कर कर क्या किया गया, एक बड़ा भाग बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। तो महाजनपद बेसिकली कैसे बने, जो जन हमारे या जनपद पहले से मौजूद थे, उनको आपस में विलय कर कर जो भाग बना धरती का, भूमि का, उसको क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी, नगरीय व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दोबारा से नगरीय व्यवस्था का दोबारा पुनरुत्थान हुआ या दोबारा से शुरू हुई नगरीय व्यवस्था, वो कहां से हुई है हमारी, वो हमारी हुई है महाजनपद काल से। उससे पहले क्या था, मनुष्य ग्रामीण था, लेकिन महाजनपद काल से क्या हुआ, बड़े जनपद बनने लगे, महाजनपद बनने लगे, शहरीकरण शुरू हो गया, बड़े बड़े किले बनने लगे, उनकी राजधानियां बनने लगी। तो उसी काल को क्या कहा गया है, महाजनपद काल कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो महाजनपद काल हमारा क्या है, प्राचीन भारत में मौजूद बड़ी राजनैतिक और भौगोलिक इकाइयां जो थी, उनको क्या कहते थे, उनको महाजनपद कहा जाता था। कब से कब तक थी, मैंने आपको बतलाया 600 ईसा पूर्व से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो हमारा 300 शताब्दी, कुछ बुक्स कहती हैं 400 शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय था, उस समय ये 16 महाजनपद जो थे हमारे, तो ये 16 के 16 महाजनपद क्या थे, उस टाइम बहुत ज्यादा पीक पर थे। तो महाजनपदों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 16 बताई गई है। और इन महाजनपदों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है, हमको बौद्ध और जैन धर्म के जो कुछ ग्रंथ हैं वहां से हमको महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कुछ महाजनपद ऐसे हैं जो दोनों ग्रंथों में क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन कुछ क्या है, कॉमन भी हैं। तो 16 महाजनपद जो हमने लिए वो कहां से लिए हैं, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है अगुंतर निकाय, जहां से क्या माना गया है, हमने जहां से क्या ली गई है, जो महाजनपदों की संख्या है 16, वहां से ली गई है। यानी अगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, अगुंतर निकाय से हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, महाजनपद क्या होते हैं वो क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि महाजनपदों की जो हमारी संख्या है वो कितनी है, 16 है। अब देखिए, महाजनपदों को आगे दो पार्ट्स में या दो भागों में हमने विभाजित किया है इतिहास में। कौन कौन से, पहला कौन सा है, राजशाही महाजनपद, और दूसरा कौन सा है, गणतांत्रिक महाजनपद। तो ये दो जनपदों को विभाजित किया है। किस आधार पर विभाजित किया है, जैसी वहां की शासन व्यवस्था थी उस हिसाब से हमने क्या किया है, 16 महाजनपदों को दो भाग में विभाजित किया है। तो देखिए, पहला आता है हमारा कौन सा, राजशाही महाजनपद। तो राजशाही महाजनपद कौन से हमारे महाजनपद थे, जिनमें क्या था, जो राजा चुना जाता था वो कैसे चुना जाता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। राजा का पुत्र ही जो था वही राजा बनता था। उसको हम क्या कहते थे, उन जो महाजनपद थे वो क्या कहलाते थे, राजशाही महाजनपद कहलाते थे। और इनकी मुख्यतः विशेषता क्या थी कि इसमें क्या था, जो ब्राह्मण थे और जो यज्ञ थे, जो कर्मकांड थे, उनको बहुत ज्यादा विशेषता, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक, तो पहले हमारे हो गए कौन से, राजशाही महाजनपद। ये मैं आपको टाइप बतला रहा हूं। अभी इसके आगे हम 16 जो हमारे महाजनपद हैं उनकी राजधानियां वो कहां पर स्थित थे, उनके प्रमुख शासक कौन थे और उनकी क्या क्या खूबियां थी, डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ महाजनपद और उनकी राजधानियां पढ़ के जाते हैं तो आप इस टाइम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम देखेंगे उठा के, जो अब प्रेजेंट में एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन
बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत डीप जाकर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इसको आज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूट जाए कि एग्जाम में देखने पर लगे कि भाई यहां तो ये हमने पढ़ा ही नहीं या सुना ही नहीं। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको एक एक डिटेल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हैंड टू हैंड बताता चलूंगा कि यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि महाजनपद के दो टाइप थे, कौन से? राजशाही और गणतांत्रिक। राजशाही में क्या था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। दूसरी इसकी विशेषता क्या थी कि इसमें ब्राह्मणों को और यज्ञों को क्या दिया गया था? बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कौन सा? दूसरा, गणतांत्रिक महाजनपद। इसको कुलीन महाजनपद भी कहते हैं। इसमें क्या था कि इसमें राजाओं का एक समूह होता था, उस समूह में से क्या करते थे? राजा चुना जाता था। यानी एक तरीके से कहें कि जो गणतांत्रिक व्यवस्था हमारी प्रेजेंट में है, हमारा क्या है? हम वोट करते हैं और हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी चुनाव है वो जनता के वोट द्वारा चुना जाता है। इसमें क्या था? इसमें पूरी जनता वोट नहीं करती थी, लेकिन जो राजाओं का एक समूह था, जैसे छोटे छोटे जनपदों को मिला के एक महाजनपद बना था, तो उन जनपदों के जो राजा होते थे, उन राजाओं के समूह में क्या होता था? आपस में मतदान होता था और जिसको वोट ज्यादा मिलते थे वो क्या बनता था? पूरे महाजनपद का राजा बनता था। तो गणतांत्रिक में क्या है? गणतांत्रिक को कुलीन महाजनपद भी कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, और गणतांत्रिक महाजनपद भी कहते हैं। अब जो राजा चुना जाता था उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि जो उसके लड़ने की क्षमता है, यानी वो कितना बलवान है, कितना युद्ध नीति में उसका कुशल है, उस हिसाब से क्या होता था? राजा चुना जाता था। उसका रीजन क्या था कि मैंने आपको बतलाया कि जनपदों का विलय करके महाजनपद बनाए गए। अब देखिए ये विलय कैसे हुआ? विलय तो पहले भी हो सकता था, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो महाजनपद काल में क्या हुआ? 600 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय पर क्या हुआ? मनुष्य ने लोहा जो था हमारा, उसकी खोज कर ली थी और उससे उपकरण बनाने की कई अपने कारखाने टाइप भी बना लिए थे। तो लोहे से जब मनुष्य परिचित हो गया तो आप जानते हैं कि लोहा क्या है? लोहा हमारी अर्थ से जो हमको नेचर से मिलता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और लोहे से हथियार बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही पावरफुल हथियार लोहे से बनते हैं। तो क्या हुआ? जब लोहे की जानकारी हो गई मनुष्य को, तो उसने क्या किया? हथियार बनाना शुरू कर दिया। और जब हथियार बड़ी संख्या में बनने लगे तो क्या हुआ? सेना बड़ी होने लगी, और सेना बड़ी होने पर क्या हुआ? एक राज्य दूसरे राज्य पर या एक जनपद दूसरे जनपद पर आक्रमण करके उसका विलय अपने एरिया में करने लगा। ठीक, इसी से क्या हुआ? महाजनपदों की शुरुआत हुई। क्लियर है इतनी चीज? तो दूसरा हमारा टाइप क्या हो गया? गणतांत्रिक महाजनपद, जिसमें क्या था कि जो राजाओं का एक समूह होता था, पुरुषों का एक समूह होता था, वो किसी भी पुरुष या राजा के लड़ने की क्षमता के आधार पर उसको वोटिंग की जाती थी और वहां से क्या बनता था? हमारा वहां का राजा चुना जाता था। दूसरी अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं, इसमें क्या था? इसमें जो ब्राह्मण थे और जो वैदिक यज्ञ थे उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। यानी जो राजशाही हमारा महाजनपद है उनमें क्या था? उनमें एक तरह से क्षत्रियों से ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था। और जो ये गणतांत्रिक महाजनपद है, इसमें क्या था? इसमें हमारे जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों से ऊपर माने जाते थे, ऊपर रखे जाते थे। यही कारण है कि आप देखेंगे जो बौद्ध हमारे हुए, गौतम बुद्ध हुए या महावीर स्वामी हुए, ये सब कहां से आए हैं? ये सब गणतांत्रिक महाजनपदों के ही राजा या उनके पुत्र हैं। ठीक है, दो तीन चीजें क्लियर हो गई आपको, बिल्कुल इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं हमारे 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं और वो किस किस नदी के तट पर स्थित थे। यहां से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आप वन बाय वन एक एक को बहुत डिटेल में समझते हुए चलिएगा, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तरह से यहां से भी बनते हैं। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? जनपदों को उत्तर से पश्चिम से पूर्व की क्रम में लगाइए, तो इनकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप पर हमारे 16 महाजनपद। ये हमारे 16 महाजनपद है: कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, अश्मक, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध और अंग। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे दक्षिणी
महाजनपद है वो कौन सा है? अश्मक है। सबसे दक्षिणी महाजनपद हमारा कौन सा है? अश्मक महाजनपद हमारा सबसे दक्षिणी है। अगर सबसे उत्तरी की बात करें तो सबसे उत्तरी कौन सा है? कंबोज। सबसे अगर पूर्वी की बात करें तो सबसे पूर्वी कौन सा है हमारा? अंग महाजनपद। अभी मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। और अगर सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिमी में हमारा आ जाता है जो इंडिया में मौजूद है, अवंती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब 1 बाय 1 एक एक जनपद को उसकी राजधानी, आधुनिक स्थान के हिसाब से और उसका थोड़ा सा विवरण की जानकारी मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा महाजनपद है वो कौन सा है? अंग महाजनपद। उसका नाम क्या है? अंग। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चंपा। मुंगेर और भागलपुर का जो इलाका है बिहार में, वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। जो आधुनिक स्थान, इसका नाम क्या है? मुंगेर और भागलपुर। अब अंग जो हमारा महाजनपद है ये कहां पर था? ये चंपा नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी चंपा थी, जो 6वीं शताब्दी में क्या थी? बहुत ही महान शहरों में से एक थी। और यह अपने व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए जाना जाता था। अंग का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसीलिए अंग क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद है। आप देख रहे होंगे कि अब जो है वेद से अथर्ववेद, इसमें थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन आने लगे। तो किस चीज का हमारा उल्लेख कहां कहां मिलता है, ये टॉपिक जो है या ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अंग का उल्लेख हमको कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है और प्रज्ञापन में मिलता है। प्रज्ञापन क्या है? प्रज्ञापन हमारी एक जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अंग का हमको 2 जगह उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में और प्रज्ञापन में। उसके बाद अगर बात करें हम कि बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार जो है मगध का बहुत ही पावरफुल शासक था। इसने अंग को अपने मगध यानी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अंग को बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो सबसे पावरफुल, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था, तो वो था हमारा मगध। मगध ने, आप देखेंगे अभी आगे, काफी सारे महाजनपदों का विलय अपने साम्राज्य में कर लिया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि महाजनपद काल में सबसे ताकतवर या सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? तो वो कौन सा था? मगध। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह या फिर ग्रीवरज। प्रेजेंट में इसका कौन सा स्थान है? अगर आधुनिक स्थान की हम बात करें तो गया और पटना के आसपास का जो इलाका है ये क्या था? ये मगध का इलाका था। ठीक है, ये क्या है? मैंने आपको बताया, ये सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपदों में से एक था। इसकी जो राजधानी थी राजगृह, यह 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राजगृह क्या थी? 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किस महाजनपद की राजधानी 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी? तो 5 पहाड़ियों से किसकी राजधानी सुरक्षित थी? मगध की राजधानी 5 पहाड़ियों से सुरक्षित थी, जिसका नाम क्या था? राजगृह। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया? मैंने आपको बताया कि मगध सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद था। इसने क्या किया? दूसरे महाजनपदों का विलय, दूसरे महाजनपदों पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र में उसको, अपने राज्य का विस्तार किया, जिसको क्या कहते हैं? जिसको साम्राज्यवाद कहते हैं। इसने क्या किया? साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत की। अब साम्राज्यवाद की नीति आप समझ रहे हो, एक राज्य जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, तो इस नीति को क्या कहते हैं? इस नीति को कहते हैं साम्राज्यवाद। अब इसमें 2 केस बनते हैं, या तो युद्ध होता है या फिर दूसरा वाला राज्य क्या करता है? घुटने टेक देता है, संधि कर लेता है, हार मान लेता है। तो इस नीति को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की हमारे मगध ने, और महाजनपदों पे आक्रमण कर करके। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपा नदी द्वारा जो है मगध को अंग से अलग किया गया था। यानी अंग और मगध के बीच में जो नदी बहती थी वो कौन सी थी? चंपा नदी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किस नदी द्वारा मगध और अंग को अलग किया गया है? तो किससे? चंपा नदी से मगध और अंग को अलग अलग किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है कौन सा? कौशल। कौशल कौन की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कौन सा एरिया?
पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसके पश्चिम में थी गोमती नदी, पूर्व में थी सदानीरा नदी, उत्तर में थी नेपाल की पहाड़ियां और दक्षिण में स्यांदिका नदी से घिरा हुआ था ये। ठीक, इसके अगर हम बात करें कुछ प्रमुख शासक, तो हिरण्यनाभ, महाकासल, प्रसेनजित, शुद्धोधन कौशल के कुछ प्रमुख शासक थे। अब राजा विदुर के शासनकाल के दौरान कौशल को मगध में मिला लिया गया था। यानी जब मगध का शासक कौन था, विदुर, राजा विदुर मगध पे शासन जब कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा था, कौशल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यानी मगध ने कौशल पे भी हमला करके, आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती इसके प्रमुख नगर थे। उसके बाद अगला महाजनपद जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, काशी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, और प्रेजेंट में इसको क्या बुलाते हैं हम, जो बनारस और बनारस के थोड़ा आसपास का क्षेत्र है वो हमारा काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी कुछ थोड़ा सा विवरण देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। क्या क्या है कि इसकी राजधानी वाराणसी जो है वो कहां पर, गंगा और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। ये किस लिए फेमस था, ये अपने सूत्री वस्त्र उद्योग और जो है घोड़े के जो बाजार लगते थे घोड़ों के लिए, ये बहुत ज्यादा फेमस था। कौशल ने क्या किया था, इसका जो काशी का जो शासक था वृहद्रथ, इसने कौशल पर विजय प्राप्त कर ली थी, और जिसके कारण ही आगे क्या हुआ था, मगध में और काशी में जो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और उसके बाद मगध ने क्या किया, कौशल और काशी को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो महत्वपूर्ण महाजनपद आता है वो कौन सा है, वज्जी। वज्जी मुख्यतः किस लिए फेमस है, इसको गणतांत्रिक जो हमारा ये शासन का पूरा सिस्टम है इसका एक तरह से जनक कहा जाता है। यानी गणतंत्र की जो शुरुआत की गई है हमारे देश में, वो क्या माना जाता है कि वो वज्जी महाजनपद को उसका जनक माना जाता है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो गई कि इसमें क्या था, गणतांत्रिक शासन पद्धति मौजूद थी। तो इसकी राजधानी क्या है, वज्जी की राजधानी है वैशाली, और बिहार में जो वैशाली के आसपास का इलाका है वो क्या था, वज्जी महाजनपद में आता था। इसकी खासियत मैंने आपको बतलाई कि इसमें सरकार का कुलीन तंत्र और या फिर गणतंत्र रूप का पालन किया जाता था। दूसरी अगर हम बात करें वज्जी की क्या थी, तो उसमें जो है वज्जी जो है हमारा गंडक नदी के द्वारा कौशल महाजनपद से अलग होता था। यानी कौशल महाजनपद और जो वज्जी महाजनपद था इनके बीच में हमारी कौन सी नदी बहती थी, वज्जी गंडक नदी बहती थी। वज्जी बौद्ध धर्म के हिसाब से भी और जैन धर्म के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैन धर्म के ग्रंथों में भी और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी जो महाजनपद दिए गए हैं उन दोनों में वज्जी क्या है, कॉमन है। वज्जी दोनों में ही पाया जाता है। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट महाजनपद की, ये कौन सा है, मल्ल महाजनपद। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, देवरिया और देवरिया के आसपास का जो इलाका है वो किस में आता था, मल्ल में आता था। मल्ल की भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें भी कुलीन तंत्र या फिर गणतंत्र का पालन किया जाता था। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो हमारे बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के कुछ जो गुरु हुए, जो संस्थापक हुए, जैसे गौतम बुद्ध, जैन, महावीर स्वामी, इन ये सब कहाँ से आते हैं, ये जो हमारे महाजनपद हैं वज्जी और जो मल्ल महाजनपद है, इन्हीं के जो शासक हुए हैं यहीं से ये लोग आए हैं। यानी ये जो गणतांत्रिक वाले हमारे महाजनपद थे उन्हीं के शासकों के पुत्र रहे हैं या फिर शासक रहे हैं। इसीलिए ये क्या थे, मैंने आपको बतलाया था कि जो गणतांत्रिक हमारे महाजनपद हैं उनकी खासियत क्या है, वो वहां पर क्या था कि जो ब्राह्मण और वैदिक यज्ञ है इनको महत्व नहीं दिया जाता था। यहाँ पर ऊपर किसको रखा गया था, क्षत्रियों को ऊपर रखा गया था। और ये सारे के सारे जो भी गौतम बुद्ध थे या फिर महावीर स्वामी थे, ये क्षत्रिय ही थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक, तो मल्ल क्या है, मल्ल हमारा एक गणतांत्रिक रूप का पालन करने वाला है, और इसकी कई शाखाएं हैं जिनमें पावा और कुशीनारा, ये दोनों शहर, ये दोनों शाखाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि कुशीनारा में क्या हुआ था, कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने अपना प्राण त्यागे थे, और पावा में क्या हुआ था, पावा में महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद बात करते हैं हमारा नेक्स्ट महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी क्या है, सोथीवती,
और इलाका कौन सा है, बुंदेलखंड का। ये क्या था, ये एक राजशाही जनपद था। ये क्या था, एक राजशाही जनपद था। राजशाही मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इसका क्षेत्र कहां था, इसका क्षेत्र मालवा पठार तक फैला हुआ था। यह वर्तमान में जो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है, उस साइड में बुंदेलखंड का भी कौन सा पूर्वी क्षेत्र कवर करता है। चेदी क्यों महत्वपूर्ण है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चेदी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि इसका उल्लेख हमको महाभारत और ऋग्वेद दोनों में मिलता है। तो जिन चीजों का जो उल्लेख है हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से किसका उल्लेख आपको यजुर्वेद में मिलता है, किसका उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है। तो कौन सा है हमारा, चेदी का उल्लेख हमको यजुर्वेद और महाभारत दोनों में मिलता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट महाजनपद आता है वो कौन सा है, कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो इलाका है वो कुरु महाजनपद में आता था। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो ये जो कौरव जो शब्द है वो क्या है, वो कुरु वंशज ही थे। तो एक तरह से अगर माना जाए तो ये महाभारत से भी थोड़ा सा समकालीन लगता है कि कुरु कौन थे, कुरु के वंशज कौन थे, कौरव जो थे वो कुरु वंशज ही थे। ठीक है, तो कौरव, इसुकारा, ये सब क्या है, कुरु महाजनपद के महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भोजों से, पांचालों से और यादवों के साथ क्या किए, वैवाहिक संबंध बनाए। आप जानते हैं जो हमारे कुरु महाजनपद के जो शासक थे, कौरव, पांडव, इनकी शादी, पांडवों की शादी किससे हुई थी, पांचाल के जो राजा थे उनकी पुत्री से हुई थी, तभी द्रौपदी नाम था उनका, उनको पांचाली भी इसीलिए कहा जाता था। ये क्या थे, ये जो हमारा अर्थशास्त्र है उसका इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, उसकी इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है पांचाल। पांचाल मैंने आपको बतलाया कौन सा, जहां पर कुरु क्या करते थे, कुरु जो वंशज थे, कुरु के जो राजा थे वो पांचाल से अपने वैवाहिक संबंध बनाते थे। पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। दो राजधानियां थी इसकी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। पांचाल प्रेजेंट में कौन सा इलाका है इसका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका पांचाल के अंतर्गत आता है। पांचाल को दो भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन सा, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल। उसी के आधार पर ये दो राजधानियां हैं इसकी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। तो जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी क्या है, अहिच्छत्र है, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी क्या है, काम्पिल्य है। यहां पर क्या था, राजतंत्रीय रूप का पालन किया जाता था, और बाद में क्या हुआ, बाद में ये बदलकर गणतांत्रिक जो रूप था शासन का उसमें बदल गया था। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है यहां से कि पहले क्या था, वहां पर राजतंत्रीय रूप था, बाद में क्या आ गया, गणतांत्रिक रूप हमारा आ गया। चलिए अगर आगे बात करें, आगे हमारा आता है वत्स। वत्स कहां पर था, ये कौशाम्बी, या फिर अगर कहें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जो इलाहाबाद के आसपास का इलाका है, इलाहाबाद को मिलाकर वो किस में था, हमारा वत्स महाजनपद में था, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। वत्स कौरवों की एक शाखा थी जो वत्स में चले गए थे, यानी कौरव ही थे, कौरवों की एक शाखा ही थी जो बाद में जाकर क्या हुआ, वत्स में जाकर कुरु महाजनपद को छोड़कर उन्होंने जाके क्या किया, वत्स में अपना निवास बनाया और वहीं पर रहने लगे। वत्स का सबसे प्रमुख शासक कौन था, उदयन था, जिसे शिकार करने का प्रबल शौक था। पुराणों के अनुसार निकक्षु ने वत्स की राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर से कौशाम्बी राजधानी स्थानांतरित किसने की थी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो किसने की थी, निकक्षु। निकक्षु एक राजा थे, पांडव के वंशज थे, जिन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर से कौशाम्बी में स्थानांतरित कर दी थी वत्स की राजधानी को। उसके बाद हमारा महाजनपद आता है कौन सा, मत्स्य। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, विराटनगर। प्रेजेंट में कौन सा इलाका है, ये जयपुर, राजस्थान। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, मत्स्य महाजनपद में आता है। इसमें और कौन से इलाके आते हैं, अलवर और भरतपुर क्षेत्रों के हिस्से भी इसमें शामिल थे। मत्स्य जो है ये क्या था, ये यमुना नदी द्वारा पांचाल से अलग किया गया था, यानी पांचाल और मत्स्य के बीच में कौन सी नदी बहती थी, यमुना नदी बहती थी।
अगर आपने महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जब पांडवों को वनवास दिया गया था तो उसमें उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। तो उसमें आप देखेंगे कि वो मत्स्य देश में ही जाके छुपे थे। तो मत्स्य देश में क्या है, मत्स्य देश क्यों फेमस है कि यहां पर पांडवों को छुपने का स्थान दिया गया था। मत्स्य देश के राजा ही थे जिनके यहां पर जाके पांडव अपने अज्ञातवास में छिपे थे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा आता है सूरसेन या फिर शूरसेन। दोनों सेम नाम है, अगर सूरसेन लिखा मिले तब भी यही है, अगर शूरसेन लिखा मिले तब भी यही है। इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा इसकी राजधानी थी। प्रेजेंट में जो मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र है वो इस महाजनपद के अंतर्गत आता था। आप सभी जानते हैं मथुरा किस नदी के तट पर है, ये हमारी यमुना नदी के तट पर है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें भी क्या होता था, कुलीन या फिर गणतंत्र रूप जो था हमारा शासन का, उसका पालन किया जाता था। अवंतीपुत्र सूरसेन के प्रमुख शासकों में से एक थे, जो बाद में क्या हुए, बुद्ध के शिष्य बने। यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, इसीलिए मथुरा जो है बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाद में इसे भी क्या किया गया, मगध में मिला लिया गया। फिर हमारा आता है अश्मक या फिर अस्मक, एकमात्र हमारा महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है, साउथ में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पैठण और गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित था। इसको अस्मक नाम से भी जानते हैं, दक्षिणापथ में स्थित है, यानी सबसे दक्षिणी जो महाजनपद है वो कौन सा है, अश्मक है। इसके अंतर्गत तेलंगाना और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से आते थे। ब्रह्मदत्त और अरुण अश्मक के क्या थे, बहुत कुछ महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। फिर आता है हमारा अवंती। अवंती की जो हमारी राजधानी है वो कौन सी है, महेशमती और उज्जैन। इसकी 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी, महेशमती और उज्जैन। प्रेजेंट में कौन सा इलाका, मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास का जो इलाका है वो अवंती महाजनपद में आता था। ये क्या है, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है। इसको 2 भाग में विभाजित किया गया, कौन कौन सा, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो जो महेशमती थी ये क्या थी, ये उत्तरी अवंती की राजधानी थी, और जो उज्जैन थी वो क्या थी, वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। इसके जो बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए जो फेमस थे वो कौन थे, प्रद्योत थे। प्रद्योत इनके अवंती के बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य शासक थे। दूसरे की अगर हम बात करें तो प्रसेनजीत इनके अन्य प्रसिद्ध शासक थे, जिसने क्या किया था, मगध के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया था। इन्होंने क्या किया था, अपनी बहन की शादी मगध के शासक से कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनकी जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। और इन्होंने क्या किया था, काशी को उपहार में दे दिया था, यानी इनका स्वयं शासन किस पे था, काशी पे भी इनका शासन था, और इन्होंने दहेज में एक तरीके से काशी को, मगध को दे दिया था। फिर हमारा कौन सा आता है, गांधार। गांधार हमारा क्या है, इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला आपने नाम सुना होगा कि ये अपनी जो गुरु पद्धति है, जो तक्षशिला का विश्वविद्यालय था, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक, प्रेजेंट में अगर बात करें तो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के आसपास का कुछ इलाका है, रावलपिंडी के आसपास का, वो किस में आता था, वो हमारे गांधार में आता था। अगर महाभारत की दृष्टि से देखें तो जो शकुनी थे, दुर्योधन के मामा, उनको क्या कहा जाता था, गांधार नरेश, यानी वो ऐसा माना जाता है कि वो गांधार के शासक थे। ठीक, तो 2 चीजें हो गई। गांधार क्या है, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत फेमस था। दूसरा, ये जो है कौरव जो थे उनके बहुत ज्यादा सहयोगी रहे हैं। इसकी राजधानी तक्षशिला क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है। प्रेजेंट में कहां पर है ये, अफगानिस्तान के काबुल से लेकर पश्चिमी प्रांत रावलपिंडी तक फैला हुआ है। महत्वपूर्ण राजा कौन थे इसके, पुक्कू सती द्वारा शासित था, वह बिंबिसार के समकालीन था। ठीक, महाभारत के अनुसार गांधार कौरवों के मजबूत सहयोगी थे। मैंने आपको बताया कि शकुनी तो कौरवों का सबसे ज्यादा मजबूत सहयोगी था ही। उसने क्या किया था, पांडवों के खिलाफ लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था। फिर आता है हमारा कौन सा, कंबोज। कंबोज कहां पर है, इसकी राजधानी है पुंज, राजौरी और खजुराहो, ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है। यह पंजाब और कश्मीर में हिंदू कुश पहाड़ों के आसपास उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है उसमें काम्बोज को क्या कहा गया है, असंस्कृत लोग माना जाता था, यानी जो काम्बोज में लोग रहते थे उनको ब्राह्मणवादी जो लोग थे वो असंस्कृत मानते थे। क्यों,
क्योंकि वो लोग वेदों का या फिर यज्ञ अनुष्ठान कर्म कांडों को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। उसमें मोस्टली कौन होते थे? किसान होते थे, व्यापारी होते थे, और जो चरवाहे होते थे, और योद्धा होते थे, ब्राह्मण नहीं होते थे। इसीलिए ब्राह्मणवादी उनको क्या मानते थे? ब्राह्मणवादी इसीलिए उनको मानते थे कि ये लोग असंस्कृत हैं, संस्कृति नहीं जानते, असभ्य है एक तरह से कहा जाए। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने आपको 16 के 16 महाजनपद बतलाए हैं और इनकी मैंने आपको एक से एक बारीक जो जानकारी है वो भी अवेलेबल कराने की कोशिश की है। ऐसा पूरा मेरी तरफ से प्रयास रहता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि हमने नहीं पढ़ा या इसके बारे में सर ने नहीं बतलाया था। आप देखेंगे कि आप जब इसके टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, जब मैं इसका आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इतिहास के, तब मैं आपको आपके पिछले आए हुए सारे क्वेश्चन और आगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे कराऊंगा, और आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के इस वीडियो लेक्चर से पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।